प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बायोलॉजी क्लासेस में। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है वो जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम समय में कंटेंट्स आपको यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस बात की किसी के मन में कहीं भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें। स्टूडेंट ही नहीं, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी जो है वीडियो को कई बार देखते हैं, लाइक करते हैं और ये कहते हैं कि घर बैठे बच्चे का समय भी बच रहा है और वीडियो को हम जब चाहें तब देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इस बात को समझ के कि आप जो है इस व्यवस्था को समझ पा रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान परिस्थिति में और कोई हमारे पास चारा नहीं है। जब इस समय पूरी वर्ल्ड के अंदर ऑफलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स की, कॉलेज, स्कूल, सभी इंस्टीट्यूट बंद हैं, सभी में ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा घर पे ही बच्चे को फ़ोन के माध्यम से या जो भी व्यवस्था है आप लोगों के पास उसके माध्यम से क्लासेस चलाई जा रही हैं, वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी इससे दूर हैं, चाहे वो 11th क्लास के हों या 12th क्लास के हों, क्योंकि हमने 11th क्लास भी लगातार चालू कर दी है। मैंने मेरे बायोलॉजी विषय के जो वीडियो हैं अब तक जो है 15-16 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपको वो समय समय पर मिल जाएंगे। जब आप अपना APS ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल है अपना वो ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पर वो वीडियो उपलब्ध होंगे। आप उनको देखिए, ध्यान से समझिए। अगर वीडियो समझ नहीं आता है तो आप उसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस, आप उस वीडियो से संबंधित क्वेश्चंस को देखिए, बुक को पढ़िए और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन फिर भी अगर डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, आपको बार बार हर वीडियो में बताया जा रहा है कि आप कमेंट बॉक्स आता है नीचे, आप उसमें टाइप कर दें। या अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपने कॉपी में लिख के उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप से हमें भेज सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर तुरंत जो है आपको मिलेगा। इतनी हेल्प हम हर स्टूडेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन हम पढ़ रहे थे 33वां चैप्टर 12th क्लास में। आज इसका हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हमने देखा किस प्रकार निषेचन के बाद विदलन होता है, फिर भ्रूणीय अवस्थाएं आती हैं। पहले जो है मोरूला बनता है, फिर गैस्टूला, फिर ब्लास्टूला बनता है, फिर गैस्टूला बनता है और उसके बाद 3 भ्रूणीय स्तर बन जाते हैं। 3 भ्रूणीय स्तर वास्तव में ये भ्रूण का भविष्य निर्धारित करते हैं। तो आपको बताया था जब भी हम कभी भी किसी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा हमने विभिन्न ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। हर ऑर्गन को पढ़ाते समय हम सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि इस अंग की उत्पत्ति कौन से भ्रूणीय स्तर से हो रही है, तो हम उसका नाम देते हैं। या तो हम कहते हैं एक्टोडर्म से हो रही है, मेसोडर्म से हो रही है या एंडोडर्म से। तो ये वो 3 भ्रूणीय स्तर हैं जिनको हम जनन स्तर या जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, जिनके द्वारा पूरे शरीर के ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जो लिस्ट आपको दी हुई है, हमने यहाँ एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स के बारे में लिखा है, यहाँ हमने मेसोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स का जो है नाम लिखा है, और तीसरी जो आप देख रहे हैं जो कॉलम है वो एंडोडर्म से बनने वाले विभिन्न ऑर्गन्स का या उनका परिवर्तन होता है उनके बारे में हमने लिखा है। तो एक एक करके समझते हैं।
एक और बात मैं बता देता हूं कि यहाँ से जो आज ये टेबल है, ये जो टेबल बनाई है सारणी, ध्यान रखना इस सारणी से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, न सिर्फ अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, बल्कि आपके चाहे जनरल साइंस का कोई कंपटीशन एग्जाम हो, या आप कोई मेडिकल का एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, कोई भी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये आप मान के चलिए कि ये जो सारणी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट VIVMP लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है जो भी आप जिस प्रकार से आप लगाना चाहें इसको आप मोस्ट लगा लीजिए। ये मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है, मुझे स्टार बनाना नहीं आता है पर मैंने यहाँ पर आपको निशान लगा दिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारणी हमारे कितने काम की है। तो एक एक करके समझिए। सारणी को आप बनाएंगे अपनी बुक के अंदर, ध्यान रखना, और इस सारणी को आप लगातार 10 दिन तक, ध्यान रखना बच्चों, हम आपको जो भी बात बताते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हमारी जो है ना वीडियो को देखते हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिए। जब आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो इसी वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी जहां भी जैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस टॉपिक से संबंधित जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है वो आपको किसी भी एग्जाम में अगर बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे, लेकिन हम विस्मित कर जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है आप बहुत ध्यान से वीडियो को समझें। तो आज हम देख रहे हैं एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स। देखिए, तंत्रिका तंत्र, एपिडर्मिस, नेत्र का रेटिना और कॉर्निया। देखिए एक्टोडर्म जैसा नाम से पता है, इसको बाह्य चर्म कहते हैं, यानी बाहर वाला स्तर। तो भ्रूण का, हालांकि ये तीनों भ्रूणीय स्तर एक विभिन्न जो है कोशिकाएं जब ब्लास्टोसिस्ट बनी थी कोरक कुटी, तो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न कोशिकाओं में संरचनात्मक विकास गतियां होती हैं। ये कोशिकाएं अपने गति करती हैं, मूवमेंट करती हैं और उसके बाद 3 भ्रूणीय स्तर इसमें बना लेती हैं, और वो तीनों भ्रूणीय स्तर जो होते हैं उस अवस्था को गैस्ट्रुलेशन कह रहे हैं। अब एक्टोडर्म जो है उससे क्या बना, तंत्रिका तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र, ब्रेन हमने पढ़ा था, पूरा तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका, ब्रेन, हमारी जो है यानी न्यूरल स्पाइन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, कोई भी अगर इससे के बारे में आपसे पूछ लिया जाए या तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, किससे परिवर्तन हो रहा है, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से, सीधी सी बात है। इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस को अधिचर्म, अधिचर्म। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, ये क्या है, चर्म। हमारे जो त्वचा होती है उस पर बाहर क्या है, अधिचर्म है, और अंदर की तरफ चर्म होती है। जैसे हमने पादपों में पढ़ा, एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती थी, तो अब यहाँ एपिडर्मिस बाह्य चर्म, हमारे शरीर में भी बाहर की तरफ बाह्य चर्म है, तो ये तो बनेगी एक्टोडर्म भ्रूणीय स्तर से, जबकि डर्मिस मीजोडर्म से बनेगी, ध्यान, राइट। नेत्र का कॉर्निया, कॉर्निया सबसे बाहर की परत है नेत्र की, ठीक है, और रेटिना, तो दोनों का निर्माण किससे हो रहा है, एक्टोडर्म से। अरे भाई आप देख लें बाहर की तरफ है तो सीधी सी बात है, किससे बनेगा, एक्टोडर्म से, ठीक है। रोम, जो हेयर होते हैं, हेयर जब अधिचर्म के अंदर ही तो है हेयर हमारे, भाई अधिचर्म के अंदर है ना, तो ये हेयर यानी जो रोम है हमारी त्वचा के अंदर वो भी एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होंगे। मुख गुहा, अब देखिए आहार नाल की हम बात करें तो आहार नाल में देखो मुख गुहा, ऊपर का जो हिस्सा होता है मुख गुहा, ये तो किससे बन रहा है, एक्टोडर्म से, ठीक है। और लास्ट वाली जो आंत्र का हिस्सा है क्या है, मलाशय, ठीक है, रेक्टम। आहार नाल में हमने देखा था ऊपर वाला हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा किससे बना है, एक्टोडर्म से, यानी ये तो बाहर वाले स्तर है तो एक्टोडर्म से बनेंगे। इसके अलावा अब आप देखिए जीभ, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र, आंत्र बीच में आएगी,
तो किससे बन रही है? एंडोडर्म से। आंत्र के अंदर आपको पहले भी बताया था कि यदि मान लो किसी एनिमल का अनुप्रस्थ काट बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक्टोडर्म होगी, ये एंडोडर्म होगी और बीच में क्या होगी? मेसोडर्म होगी। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो यहाँ पर जो ये क्या बना रही है? आंत्र बना रही है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसको प्राणी की क्या है? आंत्र बना रही है। बीच में क्या होती है? आंत्र। हमारी मुख, गुहा और आंत्र कहाँ है? बीच में है। तो ये किससे बन रही है? एंडोडर्म से। तो अब आप देखिए आमाशय और आंत्र किससे बन रही है? एंडोडर्म से। लेकिन आप देखेंगे मुख, गुहा और मलाशय जो है वो एक्टोडर्म से। तो याद रखना बहुत आसान है इसको। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं लार ग्रंथियां एक्टोडर्म से बनेगी, क्योंकि मुख गुहा में ही है। लार ग्रंथियां कहाँ है? मुख गुहा में। अरे जब मुख गुहा एक्टोडर्म से बन रही है तो लार ग्रंथियां भी एक्टोडर्म से बनेगी। राइट। दांत इनेमल, देखो दांत का इनेमल, हमने दांत के बारे में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। दांत की जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, दैट इज इनेमल। दंत बल्क, सबसे कठोरतम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम पार्ट क्या है? आपको बताया था इनेमल। दांत के ऊपर जो परत होती है वो सबसे कठोरतम होती है, उसे इनेमल कहते हैं, यानी दंत बल्क। तो ये एक्टोडर्म से बनेगा। मुख गुहा एक्टोडर्म से, लार ग्रंथियां एक्टोडर्म से। ये सारी चीजें एक जगह हो गई ना, तो याद रखना बहुत आसान है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है भाई? जरा मुझे पोजीशन बताइए। पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, हम पढ़ेंगे इनको ग्रंथियों को पूरा। जो हमारा चैप्टर है, अगला जो हम चैप्टर लेंगे, यानी इस परिवर्धन के बाद अपना जो नया चैप्टर जो अपना पीछे रह गया 29, उसमें हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, ये सब आप जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है। और पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है। क्लियर? मस्तिष्क किससे बना है बताइए भाई? मस्तिष्क किससे बना है? अभी बताया। तंत्रिका तंत्र किससे बन रहा है? मस्तिष्क का पार्ट है। तो अब आप सोच लीजिए, जब एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र बन रहा है तो मस्तिष्क एक्टोडर्म से, और मस्तिष्क एक्टोडर्म से बन रहा है तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि है, तो ये भी एक्टोडर्म से बनेगी। क्लियर? आगे चलिए, अब देखिए मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे ऊतक हम पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र, ये भी एक संयोजी ऊतक है, जानते हैं संयोजी ऊतक है। कंकाल तंत्र कैसा है? संयोजी ऊतक है, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज यानी अस्थि और उपास्थि आती है। ये सब हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान है 11वीं क्लास में आपको पूरा बोन्स के बारे में बताया। इसी प्रकार हमने रक्त के बारे में बताया था और रक्त वाहिनियों के बारे में, ध्यान है? तो रक्त जो है वो भी एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ध्यान है, रक्त क्या था? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तो कहने का मतलब क्या है? तरल संयोजी ऊतक इसी में आएगा, तो रक्त किस में आ रहा है? मेसोडर्म से बनेगा। कंकाल तंत्र किससे बनेगा? मेसोडर्म से। हृदय किससे बनेगा? मेसोडर्म से, क्योंकि रक्त किसमें बह रहा है? हृदय के अंदर। और रक्त वाहिनियों में, तो रक्त वाहिनियों और हृदय भी किससे बनेंगे? मेसोडर्म से। तो बहुत आसान है, याद रखना। मैं कहता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन इस टेबल से संबंधित कहीं भी आएगा तो आप कभी भी उससे एक बार, आपको मैंने कहा 10 दिन तक, मैं अभी आपको एक बात कह रहा था कि आप इस टेबल को 10 दिन तक लगातार देखें। पढ़ना नहीं, आपको देखना है केवल। जब आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको पूरा ये याद हो जाएगी, और फिर एक दो बार आप पढ़ लीजिए। जब आप 10 दिन तक इसको लगातार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आप महीने में एक बार देख लें 5 मिनट के लिए, तो आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कभी भी आप किसी भी एग्जाम में नहीं भूलेंगे। तो इस बात को, मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट देखते हैं वृक्क, किडनी। किडनी जो होती है वो आप जानते हैं मेसोडर्म से ऑरिजिन होता है। किडनी हमने पढ़ाई थी जब, आपको पहले ही शब्द में लिखा था कि किडनी का जो है उद्भव, उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र आप जानते हैं नर जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र होते हैं। पूरे जो है नर और मादा जनन तंत्रों का विकास
किससे हो रहा है, मीजोडर्म से होता है। यानी यहाँ पर अगर आपसे अब कोई भी चीज पूछी जाए, अगर टेस्टिस का ओरिजिन किससे होगा तो मीजोडर्मल होगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए अंडाशय का ओरिजिन किससे होगा तो मीजोडर्म से होगा। अरे भाई जितने भी जनन अंग से संबंधित ऑर्गन हैं, प्रजनन अंगों में हमने जो भी पढ़े हैं वो सब किससे परिवर्तित होंगे, मीजोडर्म से होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि ये बड़ा तंत्र आ गया ना, बड़ा तंत्र भाग हमने लिखा है, तो आप उसमें सभी जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, चाहे वो अंडवाहिनी हो, यूट्रस हो, अंडाशय हो, वो सब किससे परिवर्तित हो रहे हैं, मीजोडर्म से, ठीक है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होती है, तो नोटोकॉर्ड के आधार पर हम प्राणियों को परिवर्तित कर, प्राणियों को डिवाइड करते हैं। जिनमें नोटोकॉर्ड होती है वो कॉर्डेट कहलाते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। वास्तव में नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर क्या बनाती है, कशेरुक दंड बनाती है। क्या बनाती है, कशेरुक दंड। अब देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे क्वेश्चन। बेटा अभी हमने एक बात बताई थी आपको कि कंकाल तंत्र किससे बना है, बोन्स और कार्टिलेज से, और कशेरुक दंड किसका भाग है, अरे भाई कशेरुक दंड किसका भाग है, कंकाल तंत्र का, तो नोटोकॉर्ड से ही परिवर्तन होगा कशेरुक दंड का, राइट। डायफ्राम, डायफ्राम होता है फेफड़ों के नीचे जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को हमारे को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, तो डायफ्राम का परिवर्तन किससे हुआ, मीजोडर्म से। इसके बाद देखिए दांत का डेंटाइन, डेंटाइन वो भाग होता है जो दांत का जीवित भाग होता है। यहाँ पर हम कई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रोम है हमारे, तो रोम का ऊपर वाला भाग जो है निर्जीव होता है, बाह्य कंकाल बनाते हैं, जबकि अंदर वाला भाग डर्मिस में होता है, तो ये मीजोडर्म से बना है, जबकि हेयर एक्टोडर्म से। उसी प्रकार दांत का जो डेंटाइन है वो अंदर का भाग है, जीवित भाग है, उसमें ब्लड सप्लाई होगा, उसका परिवर्तन मीजोडर्म से होगा, जबकि दंत का बाहर का भाग जिसको एनिमल कहते हैं वो एक्टोडर्म से होगा, ये निर्जीव पार्ट होता है। तो बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हमारे नाखून है, ठीक है, ये भी बाहर की तरफ जो है बाह्य कंकाल बनाते हैं, निर्जीव पार्ट है, जबकि अंदर जो जहाँ ब्लड सप्लाई है वो सजीव पार्ट होता है। तो ये चीज हमें रिलेटेड करके पढ़नी है, हर एक चीज में कहीं आप रिलेटेड करके पढ़ेंगे एक दूसरे को तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो दांत का जो डेंटाइन है, क्योंकि इसी से दांत की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनको ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं, और उन्हीं से हमारे दांतों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं एंडोडर्म स्तर की। तो एंडोडर्म स्तर में देखो जीभ का निर्माण एंडोडर्म से होता है, ग्रसिका, आमाशय, और ये आपको बता ही चुके हैं। लंग्स हमारे जो होते हैं, फुफ्फुस, वो किससे बन रहे हैं, एंडोडर्म स्तर से बन रहे हैं। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, आप जानते हैं जो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर, वो एंडोडर्म से बनेगा। यकृत एंडोडर्म से बनेगा। अग्नाशय जो पैंक्रियाज है वो एंडोडर्म से बनेगा। थायराइड और थाइमस ग्रंथि, देखिए थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले के कंठ के पास, और थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, हृदय के पास। तो यहाँ पर ये किससे बन रही है, एंडोडर्म से। मध्यकर्ण, मध्यकर्ण होता है, कान की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, 3 भाग होते हैं, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। तो मध्यकर्ण जो होता है वो एंडोडर्म से बनेगा, और इसी के पास क्या होती है आपको पता है, मध्यकर्ण से यूस्टेकियन नलिका जाती है, ध्यान है। और ये यूस्टेकियन नलिका का आपको महत्व भी बताया था कि दाब को नियंत्रित करती है, नियमित करती है, और जो कर्ण का जो पल्लव है यानी कर्ण का जो पर्दा है उसको फटने से बचाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि का परिवर्तन किससे हो रहा है, एंडोडर्म से। तो इस प्रकार हमने देखा कि भ्रूण के अंदर 3 जो जनन स्तर बनते हैं वो आगे चलकर किस प्रकार कौन कौन से ऑर्गन्स का परिवर्तन करते हैं भ्रूण के अंदर, ये आज की वीडियो में हमने देखा। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और आप इस टेबल को याद कर लेंगे। अगर आपको आगे भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो आपको ये टेबल बना के याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मानव में जो ऑर्गन्स बनते हैं, यानी पहले से रोपण के बाद अलग अलग भ्रूणीय जो है समय के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी जो गर्भावस्था होती है पूरी 9 महीने की, जिसको हम यानी जिसको गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वहाँ आपको पूरा बताएंगे कि भ्रूण का परिवर्तन यानी कान का निर्माण कब होता है, हृदय की धड़कन कौन से महीने में जो है शुरुआत होती है, पैर किस जो है हाथ पैर कब जो है हिलना प्रारंभ करते हैं भ्रूण के अंदर। तो पूरा डेवलपमेंट आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।